हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 16 नवंबर 2020 और आज के इस वीडियो में हम 15 नवंबर और 16 नवंबर दोनों ही दिन के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करेंगे। साथ ही देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और उसके बाद है क्विज। तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज साइंड अ डील विथ 14 कंट्रीज टू सेट अप द वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग ब्लॉक। किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक ब्लॉक स्थापित करने के लिए 14 देशों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो अभी हाल ही में चाइना ने 14 अदर कंट्रीज़ के साथ एक डील साइन की है जिसके तहत वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग ब्लॉक की स्थापना की जाएगी। चाइना और उसके साथ ही 14 अदर कंट्रीज़। कौन कौन सी 14 अदर कंट्रीज़ हैं? तो 10 मेंबर हो गए आसियान के, और आसियान मेंबर्स के अलावा वहाँ पे हैं चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो ये हो गई टोटल 15 कंट्रीज़। तो हाल ही में अभी 17वीं वार्षिक समिट हुई थी 10 नेशंस के, जो आसियान के 10 मेंबर्स हैं, 10 कंट्रीज़ मेंबर्स का आसियान ग्रुप है, उसकी 17वीं एनुअल समिट हुई थी और वहीं पे साइन किया गया है ये द रीजनल कॉम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप यानी कि RCEP। और इसके तहत 14 कंट्रीज़ और उसके साथ चाइना मिलके बिल्डअप करेंगे वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसी के लिए डील साइन की गई है और इसके लिए निगोशिएशंस स्टार्ट हो गई थी 2011 में। और ये जो 15 कंट्रीज़ हैं जो कि ये डील में हिस्सा लेने वाली हैं, ये पूरे विश्व भर की 30% पॉपुलेशन को कवर करती हैं और पूरे विश्व भर की जो भी GDP है उसका भी 30% ये कवर करती हैं। इसीलिए इसे विश्व का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट माना जा रहा है। तो भारत भी पहले इसमें शामिल होने वाला था, लेकिन 2019 में चाइना के डिस्प्यूट के बाद काफ़ी सारी चीज़ें जब भारत ने रोक लगा दी चाइना के प्रोडक्ट्स पे, तो उसके बाद से भारत अब हट चुका है इस डील से कि भारत अभी प्रेजेंट में इस पार्टनरशिप में हिस्सा नहीं लेगा। इन फ्यूचर हो सकता है भारत इस ग्रुप में शामिल हो सकता है, लेकिन अभी प्रेजेंट में ना तो भारत है ना तो USA है इस ग्रुप में। तो बात करते हैं 15 नेशंस हैं कौन से इस एग्रीमेंट के अंडर में। तो 10 हो गए आपके आसियान के मेंबर्स जो कि हैं ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। ये 10 हो गए आसियान मेंबर्स और इनके अलावा 5 कंट्रीज़ हैं चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो ये टोटल 15 कंट्रीज़ रहेंगी इस एग्रीमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट वर्ल्ड डायबिटीज़ डे वॉज ऑब्जर्व्ड। निम्नलिखित में से किस दिन विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है? तो हर साल 14 नवंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड डायबिटीज़ डे यानी कि विश्व मधुमेह दिवस। और इस साल इसके लिए थीम रखी गई है द नर्स एंड डायबिटीज़। थीम जरूर याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में थीम पूछता है। तो इस साल इसकी थीम रखी गई थी द नर्स एंड डायबिटीज़। और ये दिन मनाया क्यों जाता है? ये दिन मनाया जाता है जो डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ की बीमारी है, उसके बारे में लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाने के लिए, किस तरह से डायबिटीज़ से बचा जा सकता है और अगर किसी को डायबिटीज़ है तो क्या क्या उसे उसके बाद अपने लाइफ में, लिविंग में क्या क्या सुधार करना है, लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस करने हैं ताकि वो डायबिटीज़ से ज़्यादा प्रभावित ना हो, और किस तरह से डायबिटीज़ से लड़ना है। इन सारी इन्फॉर्मेशन को आम जनता तक देने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। उसके साथ 14 नवंबर को भारत में एक और दिन मनाया जाता है इम्पोर्टेंट, आपको याद होगा, जो कि है चिल्ड्रंस डे। ओके, चिल्ड्रंस डे यानी कि बाल दिवस हर साल 14 नवंबर को भारत में मनाया जाता है। और ये दिन मनाया क्यों जाता है? ये मनाया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की वर्षगांठ के रूप में, उनकी बर्थ एनिवर्सरी के रूप में। तो आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं नवंबर में अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट डेज़ आए हैं उनका। तो सबसे पहले 1 नवंबर को मनाया गया वर्ल्ड वीगन डे। 2 नवंबर से 6 नवंबर तक मनाया गया इंटरनेशनल स्ट्रेस अवेयरनेस वीक। उसके बाद 5 नवंबर को मनाया गया वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे। 7 नवंबर को मनाया गया नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। उसके बाद 8 नवंबर को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी, उसके साथ ही वर्ल्ड अर्बेनिज्म डे। उसके बाद 9 नवंबर को मनाया गया नेशनल लीगल सर्विस डे। और 10 नवंबर को मनाया गया वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, और इसके लिए थीम रखी गई थी साइंस फॉर एंड विद सोसाइटी। उसके बाद यहाँ पे 11 होगा, 11 नवंबर को मनाया गया था नेशनल एजुकेशन डे। ओके, 11 नवंबर को। उसके बाद 12 नवंबर को मनाया गया वर्ल्ड निमोनिया डे, और इसके साथ ही
पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे, जो कि भारत में मनाया जाता है। 13 नवंबर को मनाया गया नेशनल आयुर्वेदा डे भारत में, और विश्व भर में मनाया गया वर्ल्ड काइंडनेस डे, जिसकी थीम थी द वर्ल्ड वी मेक इंस्पायर काइंडनेस। उसके बाद 14 नवंबर को मनाया गया वर्ल्ड डायबिटीज़ डे, जिसकी थीम थी द नर्स एंड डायबिटीज़, और उसके साथ ही भारत में मनाया गया चिल्ड्रंस डे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। साथ ही अगर आपको रिवीजन के लिए आज के वीडियो की PDF या MP3 फाइल चाहिए तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ पे विजिट करके फ़ाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आगे के क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ वॉन द 2020 UN पॉपुलेशन अवार्ड एज द इंस्टीट्यूशनल लॉरिएट? किस संगठन ने संस्थागत विजेता के रूप में 2020 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार जीता है? तभी हाल ही में भारत का एक NGO है जो कि ओल्डर पीपल्स के लिए काम करता है, उसका नाम है हेल्प एज इंडिया। ओके, तो इस हेल्प एज इंडिया नाम के ऑर्गेनाइजेशन ने जीता है 2020 का UN पॉपुलेशन अवार्ड। और इसे किस कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है? इसे दिया गया है इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में ये अवार्ड, और इन्हें ये अवार्ड दिया गया है इनके कंट्रीब्यूशन के लिए, जो कि ये लोग जो भी एल्डर पीपल्स होते हैं उनकी मदद करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, ओके, बुढ़ापे के बारे में अवेयरनेस फैलाते हैं, इन सब चीज़ों के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। इसके लिए वर्चुअल सेरेमनी जो है ये होगी 10 दिसंबर 2020 को, इस दिन ये इन्हें अवार्ड दिया जाएगा। और ये जो संस्था है ये काफ़ी तरह के प्रोग्राम्स भी चलाती है, जो भी बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनके हेल्थ केयर को लेके, उनके जीवन यापन के लिए, उनको पेंशन के लिए, उसके अलावा उनके लिए जो भी फ्रेंडली पॉलिसीज़ हैं, इन सारी चीज़ों के लिए वो जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करती हैं, उन समस्याओं को सुलझाती हैं, और उसके अलावा काफ़ी तरह के प्रोग्राम्स भी चलाती हैं उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड रोड मैप टू आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश? आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप किसने लॉन्च किया है? तभी हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप लॉन्च किया है। ओके, ऑप्शन नंबर 2 शिवराज सिंह चौहान इज़ द राइट आंसर। और ये जो रोड मैप है इसका मेन फोकस होगा मध्य प्रदेश के हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ और एजुकेशन में, और इसे लॉन्च किया गया है ताकि जो मध्य प्रदेश है उसको आत्मनिर्भर बनाया जा सके। 2023 तक का टारगेट लिया गया है मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा, और उनका कहना है कि 2023 तक वो मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। और इसको लॉन्च करते ही मध्य प्रदेश भारत का पहला स्टेट बन गया है जहाँ पे आत्मनिर्भरता की ओर जाने के लिए कोई प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। तो 4 सेमिनार कंडक्ट कराए गए थे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, गुड गवर्नेंस, हेल्थ और एजुकेशन के सेक्टर में, और इन्हीं जो सेमिनार हुए हैं इनमें जो भी एक्सपर्ट थे तो इनके द्वारा जो भी इनपुट रिसीव किए गए हैं उन इनपुट के बेसिस पे ये रोड मैप तैयार किया गया है मध्य प्रदेश के लिए। और इसका मेन फोकस जो है ये इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट और उसके साथ ही हेल्थ सेक्टर रहेगा, और उसके साथ ही स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ पे भी इसका ध्यान दिया जाएगा। और हेल्थ सेक्टर के लिए मध्य प्रदेश में जो हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल्स के एक नेटवर्क को इस्टेब्लिश किया जाएगा। बात करें मध्य प्रदेश की तो चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान जी, गवर्नर हैं मध्य प्रदेश की आनंदीबेन पटेल, ओके, आनंदीबेन पटेल, और ये मध्य प्रदेश के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर हैं, और कैपिटल है मध्य प्रदेश की भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ एड्रेस द 44th एनुअल मीटिंग ऑफ द G77 फॉरेन मिनिस्टर्स एंड चाइना? G77 के विदेश मंत्रियों और चीन की 44वीं वार्षिक बैठक को किसने संबोधित किया है? तो 12 नवंबर को हुई थी ये G77 फॉरेन मिनिस्टर्स और उसके साथ ही चाइना की मीटिंग, और वहाँ पे उस सभा को भारत की तरफ से संबोधित किया है। जो भारत के यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, इनका नाम है TS तिरुमूर्ति जी। ओके, इस सभा को संबोधित किया TS तिरुमूर्ति जी। और TS तिरुमूर्ति जी कौन है? ये हैं भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव, कहाँ पे? यूनाइटेड नेशंस में। और इस मीटिंग में उन्होंने डिस्कस किया कि भारत और उसके साथ ही जो साउथ रीजन के जो भी नेशंस हैं, तो भारत उन नेशंस के साथ मिल के जो भी कमिटमेंट कर रहा है, जो भी काम कर रहा है, ताकि जो कोविड-19 पेंडेमिक चल रही है उससे बेहतर और एक मजबूत रिकवरी मिल सके विश्व को।
तो इन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया वहाँ पे टी एस तिरुमूर्ति जी के द्वारा। और जो G77 है, बात करें इसकी चेयरमैनशिप कहाँ है अभी, तो 2020 में इसकी चेयरमैनशिप है गयाना में। ओके, कहाँ पे है, गयाना में चेयरमैनशिप है, यानी अध्यक्षता G77 की गयाना के पास है 2020 के लिए। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेड क्वार्टर है न्यूयॉर्क USA में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज स्टेट काउंसलर ऑफ म्यांमार फॉर द सेकेंड टर्म। म्यांमार के राज काउंसलर के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसे चुना गया है। तो अभी हाल ही में ऑन्ग सैन सू क्वी के ऑन्ग सैन सू क्वी इन्होंने दोबारा से इलेक्शन जीत लिए हैं और ये म्यांमार की दूसरे टर्म के लिए फिर से स्टेट काउंसलर बन गई हैं। उसके अलावा जो जॉन मागुफुली हैं, ये अभी हाल ही में तंजानिया के प्रेसिडेंट बने हैं। जो लुइस आर्के हैं, ये अभी हाल ही में बोलीविया के प्रेसिडेंट बने हैं। और जो अलासेन उतारा हैं, ये अभी हाल ही में आइवरी कोस्ट के नए प्रेसिडेंट बने हैं। और ऑन्ग सैन सू क्वी बनी है म्यांमार की स्टेट काउंसलर दूसरे टर्म के लिए। तो बात करें म्यांमार की, तो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं विन मिंट। कैपिटल है नेपिटॉ, नेपिटॉ। और करेंसी है म्यांमार की क्यात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन ग्लोबल पीस अवार्ड फॉर फाइटिंग साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग से लड़ने के लिए ग्लोबल पीस अवार्ड किसने जीता है। तो अभी हाल ही में बांग्लादेश के एक 17 वर्षीय युवक हैं जिनका नाम है सादत रहमान। सादत रहमान ये हैं बांग्लादेश के, बांग्लादेश के हैं। इनकी उम्र है 17 साल। तो इन्होंने जीता है ग्लोबल पीस अवार्ड और इन्हें ये अवार्ड दिया गया है साइबर बुलिंग से लड़ने के लिए। और इनका जो कैंपेन है इन्होंने शुरू किया था, एक्चुअली में एक 15 ईयर ओल्ड गर्ल थी, उन्होंने सुसाइड कर लिया था साइबर बुलिंग के कारण परेशान होके। और उसी के बाद इन्होंने कैंपेन शुरू किया था और इन्होंने एक ऐप लॉन्च की थी जिसका नाम है साइबर टीन्स। और इस ऐप से वो तमाम बच्चे, टीनेजर्स जिनको हेल्प की ज़रूरत है, साइबर क्राइम से जो परेशान हो रहे हैं, साइबर बुलिंग से, तो उनको हेल्प की जाती है टीनेजर्स को और उनकी समस्या का समाधान निकाला जाता है। और इस ऐप से अभी तक प्रेजेंट में बात करें तो लगभग 300 विक्टिम्स ऐसे हैं जिनकी मदद की जा चुकी है, उनको सपोर्ट दिया जा चुका है साइबर बुलिंग के खिलाफ लड़ाई में। इसीलिए इन्हें दिया गया है ग्लोबल पीस अवार्ड, इसलिए साइबर बुलिंग के खिलाफ लड़ाई में। और ये हैं बांग्लादेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज़ लॉन्च जीवन सेवा ऐप फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोविड-19 पेशेंट्स। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने कोविड-19 रोगियों के परिवहन के लिए जीवन सेवा ऐप लॉन्च किया है। तो अभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया है, वहाँ पे जो भी पेशेंट्स हैं कोविड-19 के, उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए जीवन सेवा नाम का एक ऐप। ओके, इस ऐप का काम क्या होगा, तो ऐसे पेशेंट्स जो कोविड-19 के लिए जो उनका टेस्ट हुआ है और वो पॉजिटिव निकले हैं, तो उनको जल्द से जल्द जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं वहाँ तक पहुँचाने के लिए ये ऐप लॉन्च की गई है। तो इसे लॉन्च किया है दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर हैं सत्येंद्र जैन ने। ओके, सत्येंद्र जैन जी ने लॉन्च किया है इस ऐप को। ऐप का नाम है जीवन सेवा और इसके लिए इस ऐप का कोलैबोरेशन किया गया है एवरा के साथ। ओके, एवरा क्या है, एवरा एक कैब सर्विस है जो कि दिल्ली NCR में चलती है और इनको एज आ एम्बुलेंस यूज़ किया जाएगा और जो भी नॉन क्रिटिकल केसेस हैं कोविड-19 के, उनको जल्द से जल्द एवरा के थ्रू उनके नज़दीकी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ तक पहुंचाया जाएगा। ओके, तो क्या क्या याद रखना है, लॉन्च किया है दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन जी ने। ऐप का नाम है जीवन सेवा। ओके, कैब सर्विस का नाम है एवेरा और कहाँ पे लॉन्च हुई है, दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मिशन रोजगार योजना। किस राज्य सरकार ने मिशन रोजगार योजना शुरू की है। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है वहाँ पे मिशन रोजगार नाम का एक अभियान। ओके, मिशन रोजगार। और इस अभियान के तहत आने वाले अगले साल में यानी कि मार्च 2021 तक उत्तर प्रदेश के लगभग 50 लाख युवाओं को रोजगार देने की योजना है। तो उत्तर प्रदेश के ऐसे यूथ जिन्होंने कोविड-19 के
दौरान अपनी जॉब खो दी। वहाँ पे जब लॉकडाउन हुआ, स्लो डाउन हुआ, वहाँ पे उन्होंने अपनी जॉब खो दी। तो ऐसे लगभग 50 लाख यूथ्स को आने वाले साल के मार्च में, यानी मार्च 2021 तक उनको रोज़गार देने की योजना बनाई गई है। इसके लिए जो गवर्नमेंट है उन्होंने 6 लाख नए MSME यूनिट्स के लिए 18,000 करोड़ रुपए भी एलोकेट किए हैं। ओके, और जो ये 6 लाख नए MSME यूनिट्स बनेंगे, इन्हीं में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। और इसके अलावा जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे भी ओपनिंग्स लाई जाएगी। तो इस तरह से लगभग 50 लाख यूथ्स को वहाँ पे रोज़गार प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट का एक ये भी टारगेट है कि वहाँ के लगभग 7.93 लाख यूथ्स को स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके अलावा 6 लाख यूथ और आर्टिसंस को वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी, और 1.43 लाख जो यूथ हैं वो ट्रेनिंग है वो दी जाएगी दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल स्कीम के अंडर में। तो इसके लिए लगभग 302 एजेंसियों को भी वहाँ पे जोड़ा गया है इस प्रोग्राम से, ताकि वो उन्हें ट्रेनिंग प्रदान कर सकें। और बात करें उत्तर प्रदेश की, तो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, और अभी मैंने आपको बताया कि ये उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ मध्य प्रदेश की भी गवर्नर हैं, और उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिलीज्ड 11th एनुअल निमोनिया एंड डायरिया रिपोर्ट। किस संगठन ने 11वीं वार्षिक निमोनिया और डायरिया रिपोर्ट जारी की है। तो अभी हाल ही में इंटरनेशनल वैक्सीन एक्सेस सेंटर ने जारी किया है वार्षिक निमोनिया और डायरिया रिपोर्ट, और इस साल इसकी ये 11वीं रिपोर्ट थी, यानी 11th एडिशन जारी किया गया है एनुअल निमोनिया एंड डायरिया रिपोर्ट का। और इस रिपोर्ट में ये सामने निकल के आया कि जो डायरिया और निमोनिया है वहाँ पे भारत का जो वैक्सीनेशन कवरेज है, यानी कितने ज़्यादा एरिया में जो वैक्सीनेशन है वो प्रोवाइड करवा पा रही है भारत गवर्नमेंट, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है पिछले साल की कंपैरिजन में। तो इस रिपोर्ट में ये चीज़ बताया गया कि जो रोटा वायरस की वैक्सीन है वो भारत में 2018 में 35% था उसका कवरेज, वहीं बढ़ के 2019 में 53% हो गई है। और जो PCV वैक्सीन है इसका कवरेज था 2018 में 6%, और ये कवरेज बढ़ के हो गया 2019 में 15%। और इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए कुछ इंडिकेटर्स की मदद ली गई, जैसे कि ब्रेस्ट फीडिंग हो गया, इम्यूनाइजेशन हो गया, एंटीबायोटिक्स हो गया, ORS यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, उसके साथ ही जिंक सप्लीमेंटेशन। और पूरे विश्व भर में निमोनिया से जितनी भी डेथ होती हैं तो उसका लगभग 20% इंडिया कवर करता है, यानी पूरे विश्व भर में जितनी भी डेथ्स होती हैं उसका 20% डेथ सिर्फ इंडिया में ही होती हैं। और बात करें भारत में, तो भारत में सबसे ज़्यादा डेथ्स होती हैं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के रीजन में। और जो इंटरनेशनल वैक्सीन एक्सेस सेंटर है इसकी स्थापना की गई थी 2003 में, और इसका काम होता है जो वैक्सीन्स होती हैं अलग अलग वायरसेस की, तो उनको डेवलप करना, साथ ही उनके डेवलपमेंट के लिए जो भी ज़रूरी नॉलेज है उसको शेयर करना। और 2003 के बाद से ही ये एज अ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम कर रही है। तो आइए मूव करते हैं आज के इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स की तरफ। सबसे पहले है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विल सेटअप अ ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर इन इंडिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन भारत में एक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र स्थापित करेगा। इंडियाज़ फर्स्ट सैंडलवुड म्यूजियम विल बी इस्टेब्लिश्ड इन अरण्य भवन, अशोकापुरम, मैसूरू। भारत का पहला चंदन संग्रहालय मैसूरू के अरण्य भवन अशोकपुरम में स्थापित किया जाएगा। ओके, और ये भारत का पहला चंदन संग्रहालय होगा। कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? अरण्य भवन अशोकपुरम में, और ये अशोकपुरम है मैसूरू में, और मैसूरू है कर्नाटका में। नेक्स्ट है, मनोहर लाल खट्टर लॉन्च प्रोजेक्ट एयर केयर टू कॉम्बैट एयर पॉल्यूशन इन गुड़गांव। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने गुड़गांव में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए प्रोजेक्ट एयर केयर की शुरुआत की है। तो गुड़गांव के ऐसे एरियाज जहाँ पे जो एयर की क्वालिटी है काफ़ी ज़्यादा लो हो चुकी है, तो उन जगहों पे एयर प्यूरीफायर्स लगाए जाएंगे, और उसी स्कीम का नाम दिया गया है, उसी योजना का नाम दिया गया है प्रोजेक्ट एयर केयर। नेक्स्ट है, DRDO सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम एट चांदीपुर। तो अभी हाल ही में DRDO ने चांदीपुर में त्वरित प्रतिक्रिया सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, यानी कि शॉर्ट में जिसे कहा गया है QRSAM मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। कहाँ पे? चांदीपुर में। और चांदीपुर कहाँ पे है? उड़ीसा में। लास्ट है, गवर्नमेंट हैज़ एलोकेटेड 900 करोड़ रुपीज़ फॉर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ
कोविड-19 वैक्सीन अंडर मिशन कोविड सुरक्षा। तो अभी हाल ही में भारत सरकार ने, या यूँ कहें कि भारत की जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी ने, उन्होंने जो कोविड-19 वैक्सीन है उसके अनुसंधान और उसके विकास के लिए 900 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। और जिस योजना के तहत ये पैसे आवंटित किए गए हैं उस योजना का नाम है मिशन कोविड सुरक्षा। मिशन कोविड सुरक्षा। तो अब समय है आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है, विच प्लेयर हैज़ बीन अवॉर्डेड एकलव्य अवार्ड बाय कर्नाटका गवर्नमेंट। कर्नाटक सरकार द्वारा किस खिलाड़ी को एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो मेक श्योर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। आइए देखते हैं पिछली वीडियो का क्वेश्चन। पिछली वीडियो में मैंने आपसे पूछा था, इन विच स्टेट डज द इंडियाज़ फर्स्ट सोलर पावर्ड मिनिएचर ट्रेन हैज़ बीन लॉन्च्ड। भारत की पहली सौर ऊर्जा चलित लघु ट्रेन किस राज्य में शुरू की गई है। तो अभी हाल ही में केरला में भारत की पहली सोलर पावर्ड मिनिएचर ट्रेन शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर 3 केरला इज़ द राइट आंसर। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको आज के वीडियो का PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके आज का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ ही आप फेसबुक में मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडी अकेडमी 20 पे, और आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं online.study.academy सर्च करके। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, और साथ में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और क्विज तो होगा ही। तो मेक श्योर कल भी आप हमारे साथ इसी टाइम पे जुड़े। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।